औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बेटा सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स, पेज नंबर 56 के बिल्कुल लास्ट से पढ़ना है। आज हमने पढ़ने हैं इंजेक्शंस। इंजेक्शंस आपको सबको पता है बेटा, वाकिफ़ होंगे इनको। दूसरा कहते हैं पेरेंटल प्रिपरेशंस, ऐसी अशिया जो इंजेक्शंस के ज़रिए दी जाती हैं उनका दूसरा नाम क्या है? पेरेंटल प्रिपरेशंस। तो हम इनका बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। इससे पहले हमने इन्हेलेशंस पढ़े थे पिछले लेक्चर में। इन्हेलेशंस क्या थे? सांस के रास्ते से अंदर दी जाने वाली, पहुंचाई जाने वाली अद्वियात। तो आज हमने पढ़नी है इंजेक्शंस के ज़रिए अंदर बॉडी में एडमिनिस्टर करने वाली अद्वियात या पहुंचाने वाली अद्वियात। एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं पहुंचाना। तो इंजेक्शंस, पेरेंटल प्रिपरेशंस आर इंजेक्टेबल्स आर द स्टीराइल पायरोजन फ्री सॉल्यूशंस। तो स्टीराइल क्या होता है बेटा? जरासीम से पाक। पायरोजन कहते हैं ऐसे जरासीम जो बुखार की वजह बनते हैं, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं। ये मारूजी बन सकती है बेटा। पायरोजन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो आपको बुखार होने की वजह बनते हैं, पायरोजन कहलाते हैं। तो ये पेरेंटल प्रिपरेशंस क्या हैं? ये स्टीराइल हैं यानी जरासीम से पाक हैं और पायरोजन फ्री भी हैं। सॉल्यूशंस महलूल हैं। आर सस्पेंशंस या सस्पेंशंस हैं और ड्रग अद्वियात के। इन एक्वस आर ऑयली वहीकल, और इसके अंदर जो मिक्स करने वाली चीज़ है उसको वहीकल कहते हैं। वो ऑयल होता है या पानी होता है। एक्वस कहेंगे तो वाटर हो गया बेटा। मीट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी, और ये बनाए जाते हैं बॉडी में पहुंचाने के लिए बाय मीन्स ऑफ एन इंजेक्शन, इंजेक्शंस के ज़रिए। और इंजेक्शंस के ज़रिए क्या कहेंगे? पेरेंटली। ये तो मैंने तर्जमा किया है बेटा, लफ्ज़ी तर्जमा। अब मैं मुहावरा तर्जमा करता हूँ कि पेरेंटल प्रिपरेशन या इंजेक्शंस ऐसी सॉल्यूशंस हैं या सस्पेंशन हैं जो कि स्टीराइल होती हैं यानी जरासीम से पाक और पायरोजन फ्री होती हैं और बॉडी में इंजेक्शंस के ज़रिए दी जाती हैं। सिंस दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द इंटरनल बॉडी पार्ट्स दे मस्ट बी, कहता है क्योंकि इन्होंने बॉडी के अंदरूनी हिस्सों में जाना होता है, इनको लाजमी तौर पर होना चाहिए। इसके पॉइंट्स हैं स्टीराइल यानी जरासीम से पाक होना चाहिए, फ्री फ्राम ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जितनी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई हैं, सबसे पाक होना चाहिए। एंड माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स, और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स जैसा कि उनके स्पोर वगैरह हो गए, अंडे हो गए, उनसे भी पाक होना चाहिए। सच एज टॉक्सिन्स, और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स में जहर भी आ जाते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं यानी जहर। एंड पायरोजन्स, और पायरोजन से भी फ्री होना चाहिए। पायरोजन मैं अभी बता के आया हूँ, ऐसे जरासीम जो कि बुखार की वजह बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? पायरोजन। तो इनको स्टीराइल होना चाहिए आल किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबियल प्रोडक्ट से, जैसा कि जहर और पायरोजन से पाक होना चाहिए। मस्ट बी फ्री फ्राम पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड फाइबर्स, और लाजमी तौर पर इनके अंदर ना तो मिट्टी हो और ना ही कोई धागों वगैरह के रेशे वगैरह मौजूद हों, इनसे भी फ्री होना चाहिए। शुड बी आइसोटोनिक विद बॉडी फ्लूइड, और बॉडी फ्लूइड के साथ हम आहंग होना चाहिए। आइसोटोनिक कहते हैं बेटा सेम टू सेम, ताकि हमारे जिस्म को ये पता ही ना चले कि बाहर से कोई चीज़ इंटर हो रही है। तो आइसोटोनिक क्या है? हम पढ़ के आए थे बेटा, आइसोटोनिक सोल्यूशन होता है जिसमें 0.9% NaCl होगा, वो आइसोटोनिक होगा। या जिसके अंदर 5% एक्सटोज यानी ग्लूकोज होगा, वो भी आइसोटोनिक होगा। तो इनको बॉडी फ्लूइड के आइसोटोनिक बनाना है ताकि बॉडी इनको बैरूनी कोई भी अशिया ना समझे, ये समझे कि हमारी बॉडी का हिस्सा है। मल्टी डोज इंजेक्शन मस्ट कंटेन प्रिजर्वेटिव्स, और मल्टी डोज इंजेक्शन जो हैं उनमें लाजमी तौर पर प्रिजर्वेटिव यानी हिफाजती अशिया मौजूद हों। मल्टी डोज इंजेक्शन होते हैं बेटा, एक बार इंजेक्शन सिरिंज डाली, उसमें से कुछ थोड़ा सा इंजेक्शन लिया, किसी एक पेशेंट को लगा दिया लेकिन बाकी मांदा बचा होता है, उसको फ्रिज में रखा होता है। अक्सर बड़ी वायल्स आ जाती हैं, जैसा कि टेटनस वगैरह की सरकारी हॉस्पिटल्स में वो बड़ी बड़ी वायल्स होती हैं, तो हर बार उसमें इंजेक्शन इंटर करना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा एक एक सीसी लेके बहुत सारे पेशेंट को लगाना पड़ता है। तो ऐसे इंजेक्शन को क्या कहते हैं? मल्टी डोज इंजेक्शन। क्योंकि बार बार उसके अंदर सिरिंज इंटर करनी है आपने होगी, तो हर बार जो स्टीराइल सिरिंज जरासीम से पाक, लेकिन फिर भी उसमें इंटर तो हो रही है ना, तो उसमें जरासीम के जाने का खदशा होता है, इसलिए उसको लाजमी तौर पर प्रिजर्वेटिव डाल के बनाया जाएगा यानी हिफाजती अशिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फैलने ना दें। तो ये था बेटा लाजमी तौर पर इसकी एहतियाती तदाबीर। एडवांटेजेस क्या हैं?
इसके फ़ायदे क्या हैं बेटा? इंजेक्शन के रैपिड वन सेट ऑफ एक्शन, इसका एक्शन बहुत तेज़ होता है। रैपिड का मतलब तेज़। इन एमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी सूरत हाल में तो फ़ौरन से असर करती हैं। जैसे आईवी रूट, आईवी रूट कहते हैं इंट्रावेनस, कोई भी जो दवा है जो इंट्रावेनस दी जाएगी वो फ़ौरन असर रखेगी। ये इसका पहला फ़ायदा है। मोस्ट सुटेबल रूट फॉर नॉन कोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, तो ये बहुत अच्छा बेहतर तरीका है दवा पहुंचाने का ऐसे मरीजों के साथ जो नॉन कोऑपरेटिव हों। नॉन कोऑपरेटिव का मतलब जो बच्चे वगैरह हो गए जो दवा ना खा रहे हों, या ऐसे बूढ़े मरीज़ जो ज़िद कर रहे हों हमने दवा खानी ही नहीं है, या बेहोश मरीज़, अनकॉन्शियस कहते हैं बेहोश मरीज़, तो उनके लिए बेहतर तरीका है कि उनको टीका लगाओ और जान छुड़वा दो। ये नहीं भी आहो जो समझ रहे हो वो वाला नहीं, लेकिन इनको इंजेक्शन्स के ज़रिए बॉडी में किसी ना किसी तरीके से दवा तो इंटर करनी है ना बेटा। तो ये मोस्ट सुटेबल रूट है। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ अ ड्रग कैन बी प्रोड्यूस बाय दिस रूट, यानी IM रूट। अगर लंबे अरसे तक आपने इसका एक्शन रखना हो, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन रखना हो, तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दो मसल्स में, वो स्लो स्लो जज़ब होता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता देर पर असर रखेगा। द रूट इज़ प्रेफर्ड व्हेन द ड्रग इज़ नॉट अब्जॉर्ब इनएक्टिवेटेड इन द GIT कहते हैं बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर आपको उल्टियाँ लगी हैं या मोशन लगे हैं तो जो दवा है आपने पेट में खाई है, मुंह के ज़रिए खाई है, या तो उल्टी के ज़रिए बाहर आ जाएगी या मोशन के ज़रिए निकल जाएगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, जज़ब नहीं होगी। तो अगर वह GIT से जज़ब नहीं होगी तो ये बेहतरीन रूट है, आप उसको इंजेक्शन लगा दो। सोल्यूशन इन वॉल्यूम्स फॉर मिलीमीटर टू 4 लीटर कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द पेरेंटल रूट, और जो सोल्यूशन है महलूलात हैं चंद मिलीमीटर से लेकर चंद कतरों से लेकर और 4 लीटर तक, यानी 4 बड़ी वाली बोतलें बॉडी के अंदर पहुंचाई जा सकती हैं। वो हस्बे ज़रूरत जितनी ज़रूरत हो वो बॉडी में इंटर की जा सकती हैं। फिर इसके कुछ नुकसानात भी हैं, डिसएडवांटेजेस बेटा। वो कौन कौन से ये देखें, साथ में इंजेक्शन बना भी दिया है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग थ्रू रॉन्ग रूट में प्रूव फैटल, अगर एडमिनिस्टर कर दी है रॉन्ग रूट से तो वो जानलेवा भी हो सकती है। जैसे कोई इंजेक्शन जो है बेटा IM देने का होता है इंट्रामस्कुलर, तो अगर आपने वो इंट्रावेनस दे दिया तो खुदा न खास्ता उससे नुकसान भी हो सकता है। मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ एक्सपेंसिव एज एक्सपर्टीज़ इज़ रिक्वायर्ड, कहता है इस ट्रीटमेंट का इलाज का जो तरीका है वो महंगा है, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होती है। कोई एक्सपर्ट बंदा आएगा तो ही वो ड्रिप लगाएगा, या आपको लाजमी तौर पर इंजेक्शन या ड्रिप लगवाने किसी एक्सपर्ट बंदे यानी डॉक्टर वगैरह के पास जाना पड़ेगा। और अगर जाएंगे उस एक्सपर्ट के पास तो वो अपनी फ़ीस भी लेगा। अद्वियात का, टैबलेट का, कैप्सूल का ये होता है कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी एक्सपर्ट बंदे के पास, और आप खुद ही खा लेते हो, तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होती हैं कैप्सूल और टैबलेट वगैरह। तो ये ऐसा नहीं है, इंजेक्शन लगाने के लिए आपको एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होगी, इसलिए थोड़ा सा ये महंगा है। फार्मूलेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स, पेरेंटल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका फार्मूला कैसे तैयार होगा? तो सबसे पहले आ जाती है बेटा व्हीकल। व्हीकल जो मेडिकल की ज़बान में उसको कहते हैं जो चीज़ अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखती हो, क्या कहलाती है? व्हीकल। जैसा कि पानी वगैरह हो गया। द मोस्ट सुटेबल व्हीकल फॉर डिजॉल्विंग और सस्पेंडिंग द मेडिकमेंट इज़ वाटर, तो सबसे अहम, सबसे बेहतरीन सुटेबल डिजॉल्विंग या सस्पेंडिंग एजेंट जो है अद्वियात के लिए, अद्वियाती जुज़ के लिए, मेडिकमेंट के लिए, वो क्या है? पानी है। फिर आ जाएगी ऑयली व्हीकल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में हल नहीं होती, ऑयल में हल होती हैं, तो उनके लिए ऑयल लिया जाएगा और यूज्ड इस्तेमाल किया जाएगा। व्हेन मेडिकमेंट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर, जब मेडिकमेंट पानी में हल ना हो रहा हो। प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, या आप अद्वियात का असर देर पर रखना चाहते हैं तब भी आप ऑयल यूज़ करेंगे। कॉटन सीड ऑयल, इसके अंदर बनोले का तेल हो सकता है, कॉटन सीड ऑयल। पीनट ऑयल, मूंगफली का तेल हो सकता है। सीसम ऑयल, ये हो सकता है तिल का तेल। और ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल हो सकता है बेटा। ये सीसामी जो है ये तिल को कहते हैं बेटा, ठीक है। ये तेल आप ऑयली व्हीकल के तौर पर यूज़ कर सकते हो। फिर आ जाएंगे ऐड सब्सटेंसेस, मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें इसमें इजाफा करेंगे आप? सॉल्युबलाइजिंग एजेंट,
ऐसी अशिया जो हल करवाने में हेल्प करें, मदद करें, वो सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होंगे। स्टेबलाइजर्स जो इसकी ताकत को बढ़ाएंगे वो क्या कहलाते हैं? स्टेबलाइजर्स। बफर्स जो इसकी पीएच को बरकरार रखेंगे। पीएच मैंने बताया था बेटा 1 से लेकर 14 तक होती है। 7 पे न्यूट्रल, 7 से नीचे वाले एसिडिक और 7 से ऊपर 14 तक अल्कलाइन या बेसिक होती है। तो वो चीज़ जो इसकी जिस पीएच पर ये बनाया जाए उसको बरकरार रखेगा, उसके पीएच में तब्दीली नहीं होने देगा, वो क्या कहलाएगा? बफर। बफर पे मेरा पूरा टॉपिक मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको। फिर आ जाएंगे एंटी माइक्रोबियल एजेंट, ऐसे अशिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया वगैरह को बढ़ने ना दें, पनपने ना दें, तो क्या कहलाएंगे? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। फिर आ जाएंगे आइसोटोनिसिटी एजेंट्स, एडजस्टर्स। आइसोटोनिसिटी मैंने बताया था, आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? 0.9% NaCl या 5% डेक्सट्रोज, और इससे ऊपर नीचे ना होने दें तो वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोनिसिटी एडजस्टर्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? एडेड सब्सटेंस हैं इसके अंदर। वेटिंग, गीला करने वाले, नम करने वाले, सस्पेंडिंग एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट पहले भी बहुत सारी वजाहत कराया हूँ मैं बेटा, मज़ीद थोड़ी सी कर देता हूँ। एक ऐसी दवा जिसमें एक चीज़ सॉलिड हो और दूसरी लिक्विड हो, और वो सॉलिड उसमें हल ना होना चाह रहा हो और उसको ज़बरदस्ती हल करवाने के लिए आएगा सस्पेंडिंग एजेंट। और अगर दोनों चीज़ें लिक्विड हों, जैसे एक तेल होता है सरसों का और एक पानी होता है, पानी और तेल कभी भी हल नहीं होना चाहते, लेकिन वो जो तीसरी चीज़ आएगी उसको हल करवाने वाली, वो क्या होगी? मल्सीफाइंग एजेंट। लिक्विड के लिए मल्सीफाइंग एजेंट होता है और सॉलिड लिक्विड के लिए सस्पेंडिंग एजेंट होता है। तो ये एजेंट भी डाले जाते हैं। ये सारे के सारे इजाफी तौर पे सब्सटेंसेस हैं बेटा। द यूज़ ऑफ कलरिंग एजेंट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो जो जितने भी इंजेक्शन हैं उनमें कलरिंग एजेंट जो है, रंगदार मादे, वो सख्ती से मना होते हैं, क्योंकि रंगदार मादे अक्सर औकात रिएक्शन कर जाते हैं दवा के साथ और दवा का असर ज़ाहिल कर सकते हैं और उसको जहरीला भी बना सकते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस, इसको तैयार कैसे करना है बेटा? मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है इसकी? वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ कंटेनर। सबसे पहले आपने जो कंटेनर है, ये जो नीचे दिखा रखा है बेटा, ये कंटेनर है, इसको वॉश कर लेंगे और धो लेंगे, ठीक है। कलर्स, क्लोजर्स एंड इक्विपमेंट्स। जो क्लोजर्स हैं, जो बंद करने वाले, जो इसका ऊपर वाला ढक्कन है उसको क्लोजर कहेंगे, ये ढक्कन है इसका, क्लोजर को भी धो लेंगे। एंड इक्विपमेंट्स और जो आलात हैं उनको भी धो लेंगे। कलेक्शन ऑफ मटेरियल, जो भी मटेरियल आपने इसमें ऐड करना है उसको इकट्ठा कर लेंगे। कंपाउंडिंग द प्रिपरेशन को कंपाउंडिंग करेंगे, मतलब उसके अंदर जो मिक्सअप करना है वो मिक्स कर लेंगे, जो हिलाना है, कूटना है, पीसना है, वो सब कुछ मिला लेंगे। फिल्ट्रेशन, फिर छान लेंगे इसको। डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रिपरेशन इन फाइनल कंटेनर, और फिर जितना भी जो आपने बना लिया महलूल, उसको जो आखिरी उसके साइज़ के छोटे छोटे बर्तन हैं, फाइनल कंटेनर्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तकसीम कर देंगे, थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। सीलिंग द कंटेनर, फिर इसको सील करेंगे। स्टेरिलाइजेशन, फिर इसको जरासीम से पाक करेंगे। लेबलिंग एंड पैकेजिंग, इसके ऊपर लेबल लगा देंगे और इसको पैक कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा इवेल्युएशन ऑफ पेरेंटल प्रिपरेशंस, और इसको बेहतर बनाएंगे, पेरेंटल प्रिपरेशंस को मज़ीद बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो ये सारे क्या थे? स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये इसी तरीके से बेटा स्टेप बाय स्टेप लिखने, आगे पीछे नहीं करने। फिर आ जाएगा पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ इंजेक्शंस, पैक कैसे करना है और स्टोर कैसे करना है इंजेक्शंस को। सिंगल डोज कंटेनर आर एम्प्यूल, सिंगल डोज कंटेनर वो होते हैं जो तोड़ा और फ़ौरन लगा दिया, ये सिंगल डोज कंटेनर है। या ये भी सिंगल डोज ही है बेटा, एक ही बार इंजेक्शन बनाया और फ़ौरन से लगा दिया, तो क्या कहलाएगा? सिंगल डोज कंटेनर है। इसको एम्प्यूल भी कहते हैं। द कंटेनर होल्डिंग अ क्वांटिटी ऑफ स्टीराइल ड्रग, वो कंटेनर जिसमें एक मकदार होती है जरासीम से पाक दवा की, इंटेंडेड फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंजेक्शंस के ज़रिए बॉडी में दाखिल करने के लिए बनाया गया होता है एज अ सिंगल डोज के तौर पर। एंड विच वैन ओपनड, और जब इसको ओपन किया जाए, कैन नॉट बी रीसील्ड, और दोबारा उसको सील ना लगाई जा सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? सिंगल डोज कंटेनर। तो ये देखा होगा आपने, ये तोड़ लेंगे बेटा ये वाला, तो दोबारा इसको सील नहीं लग सकती, और ये सिंगल डोज कंटेनर है, इसमें इतनी दवा होती है जितनी एक बार यूज़ हो सके। फिर आ जाएगा मल्टी डोज कंटेनर या वायल उसको कहते हैं। द कंटेनर परमिट्स विदड्रॉल ऑफ सक्सेसिव पोर्शन ऑफ द ड्रग, ये कंटेनर या ये बोतल आपको इजाज़त देती है बार बार दवा को ड्रा करने की, निकालने की, विदाउट चेंजिंग द स्ट्रेंथ, जिसमें आपकी ताकत भी तब्दील नहीं होगी, दवा की क्वालिटी भी तब्दील नहीं होगी, और प्योरिटी या खालिस हालत में भी कोई कमी नहीं आएगी। टू द रिमेनिंग पोर्शन, जो बकिया मानदा दवा होगी।
होगी तो ये क्या कहलाएगी, मल्टी डोज कंटेनर। इसमें से कई सारे इंजेक्शन आते हैं, इकट्ठे ही होते हैं। बड़ी वाली वायल होती है, जैसा कि आपने देखा होगा इंसुलिन वाली, इंसुलिन जो लगाते हैं आपके जो शुगर के पेशेंट हैं पेट में, तो उसके कुछ चंद पॉइंट लगाने होते हैं, तो वो मल्टी डोज कंटेनर होता है। तो उसको बेटा क्या कहेंगे, उसकी स्ट्रेंथ में, क्वालिटी, प्योरिटी वगैरह में कोई फ़र्क नहीं आएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, मल्टी डोज कंटेनर या वायल कहेंगे। फिर आ जाएगा इंट्रावेनस फ्लूइड या लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल आईवी इन्फ्यूजन। ये वो होती हैं जो बड़ी बड़ी ड्रिप हैं, ये देखें बिल्ली ने बना के ये ड्रिप लगा रखी है, ये लार्ज वाली हैं, बड़ी वाली, तो आईवी इन्फ्यूजन है। ये डेक्सट्रोज इंजेक्शन है, डेक्सट्रोज कहते हैं ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, डेक्सट्रोज के या सोडियम क्लोराइड नमक वाले इंजेक्शंस। तो सोडियम क्लोराइड वाली को कहते हैं नॉर्मल सलाइन बेटा, और डेक्सट्रोज वाली 3 किस्म की होती हैं, 5% डेक्सट्रोज, 10% डेक्सट्रोज और 25% एम्प्यूल्स होते हैं। फिर आ जाएगा मैनिटोल इंजेक्शन, मैनिटोल वगैरह लगाते हैं जो सर की चोट वाले पेशेंट को। रिंगर इंजेक्शन, रिंगर लैक्टेट जिसको कहते हैं, फिर लैक्टेटेड रिंगल्स इंजेक्शन आ गए, और सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आ गए। तो ये हैं लार्ज वाली वाले बेटा, ये 4, 5, 6 किस्म के हैं। तो ये आ जाएंगे, ये हमारा था सारा बेटा पेरेंटल डोजेज फार्म, यानी जो इंजेक्शंस के ज़रिए बॉडी में एंटर की जाती है। इसके बाद आ जाएंगे सोलिड डोजेज फार्म, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।